नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी यूनिट में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही। स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट को दो तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ये जो भाग है वो उस पहले वाले भाग से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है कंपनी स्पेक्ट्रा। कंपनी स्पेक्ट्रा यानी कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, यानी कि जो किसी अणु के वाइब्रेशन से बनता है ना वो। ठीक है, वाइब्रेशन तो आपको पता ही होगा, कंपन क्या होता है। तो उसकी सहायता से जो स्पेक्ट्रा बनता है उसे कंपनी स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है। जब भी मैंने आपको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने किसके बारे में बताया था, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरंगदैर्ध्य की किरणें होती है। मैंने आपको एक डायग्राम भी बनाया था जिसमें मैंने आपको एक्सरे किरणें, विजिबल, आईआर, माइक्रो, ये सारी तरह की जो विकिरण थी, है ना, इनके बारे में बताया था और एक डायग्राम भी बनवाया था। तो अब ये कंपनी स्पेक्ट्रा क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, कंपनी स्पेक्ट्रा या इसको है ना आईआर स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईआर स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं हम। अब आईआर स्पेक्ट्रा हम क्यों बोलते हैं वो बात हमको करनी है, तो वो मैं भी आपको बताऊंगा। अभी तो आप कंपनी स्पेक्ट्रा याद रखो। ठीक है, तो जो हमारे पास विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य और माइक्रोवेव के मध्य का क्षेत्र, और माइक्रोवेव के मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य और माइक्रोवेव के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य क्षेत्र और माइक्रोवेव। देखो, इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो। बस देखो, हमने क्या किया है, जो हमारे पास किसी सोर्स से, किसी स्रोत से विकिरण आ रही है ना, उसको हमने अलग अलग नाम दे दिए। देखो, अलग अलग तरंगदैर्ध्य की विकिरण को हमने अलग अलग नाम दे दिया। हमने किसी को नाम दे दिया एक्सरे, किसी को दे दिया माइक्रोवेव, किसी को दे दिया दृश्य। तो हमने उनकी जो क्षमता है, उनकी तरंगदैर्ध्य है, उसके आधार पर नाम दे दिया। अब देखो, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जब हम बनाते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, देखिए ये हमारे पास होता है विजिबल रीजन। ठीक है, क्या होता है? विजिबल रीजन हो, और यहां पे हमारे पास क्या होता है? माइक्रोवेव। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है वो हम क्या कहलाता है? वो कहलाता है आईआर। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों? आईआर। ठीक है, अब इस आईआर को भी हमने तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो विजिबल रीजन के पास है उसको हम बोलते हैं नियर आईआर। ठीक है, जो उसके बाद है उसको हम बोलते हैं मिडिल आईआर। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में है उसको हम बोलते हैं फार आईआर। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक तो नियर आईआर, एक बोलते हैं मिडिल आईआर, और एक बोलते हैं फार आईआर। ठीक है, तो विजिबल और माइक्रोवेव के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब एक बात और मैं बता दूं, आईआर क्षेत्र के जो विकिरण होते हैं, आईआर क्षेत्र के विकिरणों का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो बहुत उच्च होता है। आईआर क्षेत्र के विकिरणों का तरंगदैर्ध्य उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च होता है।
ठीक है, ये विजिबल और माइक्रोवेव के बीच में होते हैं। ठीक है, तरंगदैर्ध्य उच्च होता है। इन्हें हम म्यू से भी दर्शा सकते हैं। किससे दर्शा सकते हैं? म्यू से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो अवरक्त क्षेत्र है, जो अवरक्त क्षेत्र है, ठीक है, अवरक्त क्षेत्र इसी को ही बोल रहे हैं हम, है ना, विजिबल और माइक्रोवेव को ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब तक समझ में आया होगा दृश्य और माइक्रोवेव के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अवरक्त क्षेत्र या IR एरिया, इंफ्रारेड बोलते हैं जिसको, नाम सुना होगा। अब अवरक्त क्षेत्र को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। अवरक्त क्षेत्र को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है, या निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग हो गए? एक तो हमारे पास हो गया कौन सा? नियर IR। कौन सा? नियर IR। नियर IR जो दृश्य क्षेत्र के पास होता है ना, उसको हम बोलते हैं नियर IR या निकट अवरक्त क्षेत्र। ठीक है, निकट अवरक्त क्षेत्र जो इसकी रेंज होती है वो होती है 0.8 से 2.5 म्यू तक होती है। इसको हम यहाँ पे जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आते हैं ना, उनको हम ओवरटोन के नाम से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरटोन के नाम से भी हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं। ठीक है, एक तो आता है नियर IR, दूसरा हमारे पास आता है क्या? मिडिल IR यानी कि मध्य अवरक्त क्षेत्र। ठीक है, एक तो आता है नियर IR और एक आता है मध्य अवरक्त क्षेत्र। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 2.5 से 15 म्यू तक। ठीक है, 2.5 से 15 म्यू तक। देखो यहाँ पे मिडिल IR में, जब भी हम मिडिल IR बात करते हैं, इसके जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा। वो क्यों बोलते हैं हम अभी बात करेंगे। जब भी हमारे पास मिडिल IR क्षेत्र के तरंगदैर्ध्य होते हैं, यानी कि तरंगदैर्ध्य की रेंज इतनी होती है, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनता है ना, उसे हम बोलते हैं कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा। ठीक है, बस आप अभी इतना याद रख लीजिए। और एक हमारे पास होता है फार IR। ठीक है, फार IR कितना होता है? फार IR 15 म्यू से 200 म्यू तक होता है। ठीक है, कितना होता है? 15 म्यू से 200 म्यू तक होता है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो विजिबल से अगर यहाँ चले 0.8 से और 2.5 तक, तो हमारे पास क्या होता है? नियर IR होता है। 2.5 से 15 तक मिडिल IR होता है, और 15 से लेके 200 तक हमारे पास क्या होता है? फार IR होता है। क्या होता है? फार IR होता है। इसको हम घूर्णन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। ठीक है, इस रेंज में बने हुए जो भी स्पेक्ट्रा है उसको हम घूर्णन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घूर्णन स्पेक्ट्रा या रोटेशनल स्पेक्ट्रा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा बने हुए जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो अधिकतर घूर्णन के द्वारा बनते हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं, हम कंपन की भी बात करने वाले हैं, घूर्णन स्पेक्ट्रा की भी बात करने वाले हैं, और कंपन स्पेक्ट्रम की भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? दृश्य क्षेत्र और माइक्रोवेव है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो IR कहलाता है, अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। दृश्य क्षेत्र के पास वाला जो क्षेत्र है वो है नियर IR। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मिडिल IR, और फिर उसके बाद आता है फार IR। क्लियर है? अब देखो जो IR है, इनके विकिरणों का तरंगदैर्ध्य उच्च होता है। ये मैं छोटी सी बात बता दी। उसके बाद देखते हैं, देखो अवरक्त जो क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। इंफ्रारेड जो एरिया है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला तो क्या है? नियर IR।
ठीक है। नियर IR जो कितना होता है 0.8 से 2.5 म्यू तक होता है। यहाँ पे जो भी स्पेक्ट्रम बनेंगे उसको हम ओवरटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरटोन, नाम है। मिडिल IR है, मिडिल IR 2.5 से 15 म्यू तक होता है। यहाँ पे जो भी स्पेक्ट्रा बनेगा उसको हम बोलेंगे कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे बच्चों? कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा। और जो फार IR है वो कितना होता है? 15 म्यू से 200 म्यू तक होता है। और यहाँ पे जो भी स्पेक्ट्रम बनेंगे उसको हम बोल सकते हैं घूर्णन स्पेक्ट्रा। क्या बोल सकते हैं? घूर्णन स्पेक्ट्रा। ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हुई? कंपनी स्पेक्ट्रा की। अभी ये बात चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकता है, यहाँ अनुमति है। ठीक है। अगर आप ऐप में पढ़ोगे, आप ऐप में स्पेशल क्लासेज लोगे, आपको सबको पता है कि मैंने एक ऐप बनवाया था 100 KWS, वहाँ पर भी मेरी क्लासेज चल रही है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी स्पेशल क्लासेज है। ठीक है। अगर किसी को इस पेपर के साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर भी पढ़ना है तो वहाँ पे वो चल रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे स्पेशल क्लासेज है, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे फीस अलग से देनी पड़ती है ना, इसलिए। तो ये हमारे पास कंपनी स्पेक्ट्रम की बात हो गई। ठीक है। अब देखो होता क्या है, वो बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो हम आगे की बात करते हैं, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, स्पेक्ट्रम किस प्रकार बनता है, वो बात हमको यहाँ पे करनी है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूँ। जब IR विकिरण, जब IR जो विकिरण होते हैं, उसी में चल रहा है ना, उसी टॉपिक में। जब IR विकिरण किसी अणु पर गिरते हैं, जब IR विकिरण किसी अणु पर गिरते हैं, अणु पर गिरते हैं, ठीक है, जब किसी पदार्थ पे अणु पे गिरते हैं IR विकिरण, तो क्या होता है? तो अणु की कंपनीय ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। तो अणु की कंपनीय ऊर्जा में, कंपनीय ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। कंपनीय ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। जब IR विकिरण किसी अणु पर गिरते हैं तो अणु की कंपनीय ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। कंपनीय ऊर्जा जो कंपन से उत्पन्न होती है। ठीक है। कंपनीय ऊर्जा जो कंपन से उत्पन्न होती है। अब देखो जो हमारे पास कंपनीय ऊर्जा स्तर होते हैं, जैसे मान लो ये V0 है, V1 है, तो कंपन के अंदर ही क्या छुपा होता है? घूर्णन छुपा होता है। ठीक है। कंपन जो होता है ना, कंपन के अंदर ही क्या होता है? रोटेशनल होता है। कंपन के अंदर ही रोटेशनल होता है। ठीक है। जैसे हमारे पास कंपन के दो ऊर्जा स्तर हैं, V0, V1, तो इसके अंदर ही हमारे पास क्या होता है? घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं। घूर्णन ऊर्जा कैसे मिलती है? घूर्णन ऊर्जा कैसे मिलती है मैंने आपको बताया था। जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, कोई अणु है, वो अपने अक्ष पर घूम रहा है, वो अपने अक्ष पर घूम रहा है, तो हमें घूर्णन ऊर्जा मिलती है। चलो यहाँ पे बात करते हैं, वो वाली बात मैं पहले कर चुका हूँ। जब IR विकिरण किसी अणु पर गिरते हैं तो अणु की कंपनीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। एक कंपन ऊर्जा स्तर, मैं ये बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी थ्योरी है। एक कंपन ऊर्जा स्तर कई घूर्णन ऊर्जा स्तरों में बटा होता है, कई घूर्णन ऊर्जा स्तरों में बटा होता है, ऊर्जा स्तरों में बटा हुआ होता है। ठीक है।
एक कंपन ऊर्जा स्तर किस में बटा होता है, कई घूर्णन ऊर्जा स्तर में बटा होता है। ठीक है, अब देखो घूर्णन ऊर्जा स्तर किसके बीच में होते हैं, कंपन ऊर्जा स्तर के बीच में। तो यदि हमारे पास IR विकिरण किसी अणु पर गिरेगा और अणु की कंपनीय ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो कंपनीय ऊर्जा के साथ साथ घूर्णन ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। दोनों तरह की ऊर्जा में हमारे पास परिवर्तन होगा। ठीक है, एक कंपन ऊर्जा स्तर कई घूर्णन ऊर्जा स्तरों में बटा होता है, जिसके कारण अणु की कंपन ऊर्जा के साथ साथ घूर्णन ऊर्जा स्तर में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, दोनों चीजों में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब कंपन में तो होता ही है, साथ में क्या होता है, घूर्णन ऊर्जा स्तर में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो संक्रमण होता है, जो इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है ना एक स्तर से दूसरे स्तर में, तो जिसके कारण कंपनीय संक्रमण के साथ साथ घूर्णन संक्रमण भी होते हैं, कंपनी संक्रमण तो होते हैं, कंपनी संक्रमण के साथ साथ क्या होते हैं, घूर्णनीय संक्रमण भी होते हैं, हालांकि कम ऊर्जा के होते हैं। अब देखो जब हमारे पास कंपनी संक्रमण हो रहा है और घूर्णन संक्रमण हो रहा है, तो इन संक्रमणों से प्राप्त ऊर्जा स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसे कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। ठीक है, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं या कंपनी स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। ठीक है, और इन संक्रमणों में IR क्षेत्र के विकिरणों का उपयोग होता है, IR क्षेत्र के विकिरणों का उपयोग होता है, इसलिए इन्हें IR स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, IR स्पेक्ट्रम भी कह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो दृश्य क्षेत्र है और जो माइक्रोवेव है उनके मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, IR क्षेत्र कहलाता है, इंफ्रारेड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, मैंने बता दिया IR क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है, नियर IR है ना, जो दृश्य क्षेत्र से पास हो उसको नियर IR, फिर उसके बाद मध्य IR, उसके बाद फार IR। ठीक है, तीनों अलग अलग में। जब किसी अणु पर कोई IR विकिरण डालते हैं तो अणु में कंपन होते हैं, अणु में क्या होते हैं, कंपन होते हैं, तो अणु की कंपनीय ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। कंपनों के कारण जो ऊर्जा होती है वो कंपनीय ऊर्जा। ठीक है, अब एक कंपन जो ऊर्जा स्तर होता है ना, एक कंपन ऊर्जा स्तर में अलग अलग तरह के घूर्णन ऊर्जा स्तर भी होते हैं। ठीक है, जिसके कारण अणु की कंपनीय ऊर्जा में तो परिवर्तन आता है, साथ में जो अणु की घूर्णन ऊर्जा है ना उसमें भी चेंज आ जाता है, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है, जिससे
कंपनीय संक्रमण के साथ साथ घूर्णन संक्रमण भी होता है। कंपनीय तो होता है, साथ में घूर्णन भी होता है। ठीक है, अब देखो जो इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, इन संक्रमणों से प्राप्त ऊर्जा स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे कंपनीय संक्रमण भी हो रहा है, यहाँ पे घूर्णन संक्रमण भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो विकिरण का उपयोग करते हैं वो हम करते हैं IR विकिरणों का उपयोग, इसलिए इनको हम IR स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमको अगली कुछ क्लासों में IR स्पेक्ट्रम की बात करनी है, ये किस प्रकार बनता है, इनमें कौन कौन से नियमों का उपयोग करना पड़ता है और कौन कौन से इनके अनुप्रयोग है, वो सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।